Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. So in previous video, इसका जो first part था, in that part we solved 13 questions related to the general wave properties from the past papers of O level and IGCSE. Now this is the second part of the same chapter. इस पार्ट के अंदर हम जो फर्दर 13 क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे और इस तरह से फिर हमारा एक और पार्ट होगा। उसके बाद हमारा जनरल वेव प्रॉपर्टीज का जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा। सो इफ यू हैवंट वॉच द फर्स्ट पार्ट तो पहले आप वो देख लें, उन क्वेश्चंस को समझ लें, उसके बाद फिर आप आ जाए सेकंड पार्ट पे, सो दैट आपके जो क्वेश्चंस की कंटिन्यूएशन है वो हो जाएगी। उसमें जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे टॉपिक वाइज मैंने कोशिश की है कि मैं अरेंज करूं। सो आप पहले वो फर्स्ट पार्ट देख लें, देन कम बैक टू द सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा हुआ। अगर आपने वो देख लिया वीडियो, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है रिपल टैंक। अगेन ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? रिपल टैंक से। रिपल टैंक इज यूज्ड टू शो द वेव बिहेवियर। द डिपर वाइब्रेट्स अप एंड डाउन एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए ये जो है, दिस इज द डिपर। ये डिपर है, ये अप एंड डाउन मूव करता है सो दैट वाटर के अंदर ये वेव्स जनरेट होती है। ठीक है ना। अब आपने बताना ये है what happens to the frequency and speed of the wave as it reaches the glass block। आपने ये बताना है कि जब ये वाटर वेव्स यहाँ से ट्रेवल करके इस ग्लास ब्लॉक के ऊपर आएंगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी और स्पीड में क्या चेंज आएगा। ठीक है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस तरह के क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में भी सॉल्व किए थे। कॉन्सेप्ट सिंपल ये होता है कि जब वाटर, अच्छा पहले तो आप ये देख लें कि कहाँ पे डीप वाटर है, कहाँ पे शैलो वाटर होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ग्लास ब्लॉक है, इसका मतलब है अब यहाँ पे वाटर की अगर आप डेप्थ को कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली ये डेप्थ इन दोनों पोर्शन से कम होगी। दैट मीन्स के वी कैन से दैट ये जो दोनों पोर्शन है ये डीप वाटर को शो कर रहे हैं और ये जो मिडिल पोर्शन है ये शो कर रहा है शैलो वाटर। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि जब वाटर डीप से शैलो में ट्रेवल करता है तो उसमें क्या चेंजेस अकर होती हैं। ये देखिए, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और जब इसका इस चैप्टर के जो लेक्चर हम जब की जो वीडियो उसमें भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब वाटर व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम द डीप वाटर टू द शैलो क्या होता है, स्पीड ऑफ द वेव्स डिक्रीजेस सो दैट द वेवलेंथ ऑफ द वाटर आल्सो डिक्रीजेस बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब जब वाटर डीप से शैलो में रीजन में ट्रेवल करता है या कोई भी वेव डीप डीप से शैलो रीजन में ट्रेवल करती है तो उसकी वेवलेंथ और स्पीड ये दो जो क्वांटिटीज है ये डिक्रीज हो जाती है। मीन्स कि यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वो यहाँ पे कम हो जाएगी, जो यहाँ स्पीड होगी वो यहाँ स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है दैट रिमेन्स सेम। ठीक है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वी कैन इजीली आंसर कि आपने ये बताना है फ्रीक्वेंसी पे क्या चेंज होगा और स्पीड पे क्या चेंज होगा। तो अभी अभी हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम और स्पीड क्या हो जाएगा जब डीप से शैलो में आ जाएगी। मीन्स के यहाँ पर वर्ड डीप से शैलो नहीं यूज किया हुआ, यहाँ पर सिंपल ये बताया कि ग्लास ब्लॉक के ऊपर आएगी, तो ग्लास ब्लॉक के ऊपर आने का मतलब है डीप से शैलो में ट्रेवल करेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलें जी, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज। एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 10 किलोहर्ट्ज। विच पेयर ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इज पॉसिबल। आपने ये बताना है कि कौन सी स्पीड और वेवलेंथ पे जो फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी वो आएगी 10 किलोहर्ट्ज। तो इसके लिए देखें, आई हैव ऑलरेडी डन दिस सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो फार्मूला है वेव स्पीड का, दैट इज वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो दैट विल बिकम वेव स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब हमने ये फाइंड करना है इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 किलोहर्ट्ज आएगी। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने अरेंज की है इस इक्वेशन में वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस को चेक करके देखते हैं। जहां पर हमें 10 किलोहर्ट्ज मिल जाएगा इसका मतलब वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टार्टिंग विद ऑप्शन ए में देखें स्पीड है, मीन्स के स्पीड को हमने डिवाइड करना है वेवलेंथ से, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 किलोहर्ट्ज। इसी तरह बी में भी हमने किया 10 हर्ट्ज आ रहा है, सी में 1 × 10⁻7 हर्ट्ज आ रहा है। जब लास्ट ऑप्शन डी है जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है 1 × 10⁻4 हर्ट्ज। और 1 × 10⁻4 हर्ट्ज का मतलब है 10,000 हर्ट्ज। ठीक है ना बेटा। तो 10,000 हर्ट्ज को हम
10 किलोहर्ट्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी। ठीक हो गया, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो जस्ट आप एक बार खुद से कैलकुलेशन करके देखें, यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलें, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन मेनी डिफरेंट वेज, इन विच सिचुएशन इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द वेव मोशन। ये कह रहा है कि एनर्जी आप डिफरेंट तरीकों से यू कैन ट्रांसफर एनर्जी, बट आपने ये बताना है इन गिवन ऑप्शंस में से वेव के फॉर्म में एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। अब देखें, ऑप्शन ए है कोलाइडिंग एटम्स इन अ हीटेड कॉपर रॉड। अब ये भी अपनी जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेव मोशन, ये होती है इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन, ठीक है ना। इसी तरह बी ऑप्शन है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है अगेन दिस इज नॉट अ वे मोशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इस वजह से ये भी वे मोशन नहीं होगी। इस तरह ऑप्शन सी है हॉट वाटर राइजिंग इन द हीटेड सॉसपैन। अब ये जो हॉट वाटर राइज करता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन, ठीक है ना। ये हमने थर्मल वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि जो भी लिक्विड के अंदर हीट जब ट्रैवल करती है तो इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन। तो इसका मतलब है ये भी वे मोशन का टाइप नहीं हुआ। अब आते हैं लास्ट वन, दैट इज रिपल्स पासिंग अक्रॉस वाटर इन अ रिपल टैंक। जब रिपल टैंक के अंदर रिपल्स पास होते हैं तो रिपल्स एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, उसमें वाटर इटसेल्फ ट्रेवल नहीं करता। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी ये देखा था इस तरह के क्वेश्चन कि अगर वाटर के अंदर वेव जनरेट होती हैं तो वहां पर जो वाटर इटसेल्फ है, जो मैटर है, जो मीडियम है, वो ट्रेवल नहीं कर रहा होता, जस्ट वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो दिस इज द वे इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द वे मोशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा ऑप्शन डी। चलें जी, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल। सिंपली आपने बताना है लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल कौन सी। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप वेव्स को कंपेयर करें, रेडियो वेव्स है, साउंड वेव्स है, रोप शेकिंग फ्रॉम द साइड टू साइड। अब ये भी लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता, बिकॉज इसमें जब आप रोप को करते हैं तो अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन जनरेट होते हैं, तो दिस इज अगेन है ट्रांसवर्स वेव। लास्ट वन है इंफ्रारेड, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन हैव अ ट्रांसफर्स नेचर, ठीक है ना। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो ऑप्शन रह गया दैट इज ऑप्शन बी, जो साउंड है वो होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। The diagram shows a ball floating in a tank of water. Which diagram shows the movement of the ball as wave passes? आपने ये बताना है कि जब ये जो वेव यहां से ट्रेवल करके इस बॉल पे आएगी तो बॉल की मूवमेंट क्या होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व किया था कि बॉल क्या करेगा, जस्ट अप एंड डाउन मूव करेगा, बिकॉज बॉल इटसेल्फ मूव नहीं करेगा, जस्ट इसमें से जब वेव पास होगी तो इस वेव की वजह से ये बॉल जो है जस्ट अपनी जो वर्टिकल पोजीशन है अप एंड डाउन इसमें मूव करेगा। तो इसका मतलब होगा जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज। हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस इन 1 मिनट। अगर वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज से, तो आपने बताना है 1 मिनट के अंदर वो कितनी वेव्स पास होंगी। तो अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। ये भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो इसका मतलब है 1 सेकेंड के अंदर, मीन्स के इन 1 सेकेंड कितनी वेव्स पास हो रही है, 2 वेव्स पास हो रही है। 1 सेकेंड में 2 वेव्स पास हो रही है तो 1 मिनट में कितनी होगी, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 120। बट अगर आप ऑप्शंस को कंपेयर करें तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज ऑप्शन ए। चलें जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ डायग्राम शोज द पैटर्न ऑफ द वेव्स इन अ रिपल टैंक। व्हाट डज द पैटर्न शो। ये पैटर्न कौन सी वेव के प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। आई थिंक इट्स अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आप देखें, जस्ट कंसीडर के दीज आर द वेव्स
विच आर कमिंग टुवर्ड्स द बैरियर। अब ये बैरियर से टकराने के बाद दे आर बाउंसिंग बैक मेकिंग द सेम एंगल, मतलब जितना इनका इंसिडेंट एंगल है उसी सेम एंगल के साथ दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक या बाउंसिंग बैक। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जब वेव सेम एंगल से बाउंस बैक करती हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये क्या चीज शो कर रही है, द वेव्स बीइंग रिफ्लेक्टेड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलें जी, क्वेश्चन 21। अब देखिए ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो है सर्कुलर वेव फ्रंट से। एक होते हैं प्लेन वेव फ्रंट, एक होते हैं सर्कुलर। प्लेन वेव फ्रंट के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, अब ये सर्कुलर वेव फ्रंट का है। अब पहले क्वेश्चन समझ लें, फिर आते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इन अ रिपल टैंक वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस अ सर्कुलर वेव फ्रंट्स व्हिच हिट द फ्लैट सरफेस। ये वाइब्रेटर है। अब जब वाइब्रेटर जनरेट होगा तो ये सर्कुलर वेव जनरेट हो रही है और ये आके इस सरफेस को, जो रिपल टैंक की सरफेस है उसको हिट कर रही है। अब आपने बताना है द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द सर्किल। अब देखें जब ये वेव इस बैरियर से टकराएंगी, बैरियर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी, तो इनके रिफ्लेक्शन का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मींस के अगेन इस पूरे ये जो सर्किल्स बन रहे हैं इन सारे सर्किल्स का रेप्लिका होगा, ठीक है ना। जो रिफ्लेक्ट वेव्स, जो प्लेन वेव होती हैं उनकी रिफ्लेक्शन भी प्लेन होती है, जो सर्कुलर वेव्स होती हैं उनकी रिफ्लेक्शन भी सर्कुलर होती है। लेकिन यहाँ पर जस्ट जो पैटर्न होता है रिफ्लेक्शन का, लेट मी शो यू, ये इस तरह से होता है। अब आप देखें ये सर्कुलर वेव है, ठीक है ना। ये सर्कुलर वेव जब जनरेट होती है तो जब ये किसी सरफेस से टकराती हैं तो ये वाली जो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इनकी रिफ्लेक्शंस को। अब ये तो रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन ये किस, मतलब ये जब आप रिफ्लेक्शंस को कंबाइन करें अगेन दे विल मेक अ सर्किल। अब उस सर्किल का जो सेंटर होगा वो कहां पर होगा, उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, ये जो रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस हो रही हैं जस्ट मेक द प्रोजेक्शंस ऑफ दीज रिफ्लेक्शंस। जितनी भी रिफ्लेक्शंस है इनका प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के बाद इन प्रोजेक्शंस का जो सेंटर होगा वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उनका जो सेंटर होगा वही उतने डिस्टेंस पर होगा, मींस के इस बैरियर से उतने डिस्टेंस पर होगा जितने डिस्टेंस पर इन प्रोजेक्शंस का जो सेंटर है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। इस बेसिस पे आपने ये बताना है कि जब वेव रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो उन रिफ्लेक्टेड वेव्स का जो सेंटर है वो कहां पर होना चाहिए, ठीक है ना। चले अब आते हैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारे पास एक्चुअल वेव्स हैं। अब जब ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी, मतलब ये हमारे पास एक्चुअल वेव्स हैं, जब ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो इसका मतलब है इनका जो रेप्लिका यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ड्रॉ होने के बाद अब क्या होगा कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि इन वेव्स का जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं हमने फाइंड करना है उनका सेंटर कहां पर होगा, तो आप देखें सिंपली उसके लिए ट्रिक आप ये यूज करें कि जितना डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है बैरियर से वाइब्रेटर का, आप ऑपोजिट साइड पे उतना ही डिस्टेंस चले जाएं। बिकॉज अब जब आप इनका रेप्लिका ड्रॉ करेंगे ना, ये रेप्लिका सर्किल कुछ इस तरह से होगा, तो इसका मतलब इसका सेंटर आपने फाइंड करना है। तो जब सेंटर फाइंड करना है तो सिंपली आपने क्या करना है, जितना डिस्टेंस इस वाइब्रेटर से बैरियर से लेकर वाइब्रेटर तक होगा उतना ही डिस्टेंस ऑपोजिट साइड पर जो होगा रिफ्लेक्टेड वेव्स का सेंटर होगा। बट रिमेंबर दिस थिंग कि रिफ्लेक्टेड वेव बैरियर को पास नहीं करेंगी, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। कि अगर ये सर्किल कंप्लीट होता, बिकॉज ये तो इससे आगे पास हो ही नहीं सकती, ये तो यहां से बाउंस बैक हो जाएंगी। लेकिन ये पॉइंट ये शो कर रहा है कि अगर ये वेव, अगर ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं इनके सर्किल को आप कंप्लीट करें तो फिर उस सर्किल का सेंटर कहां पर होना चाहिए था, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना है कि ये एक्चुअल सेंटर नहीं होगा, या एक्चुअली वेव्स इस बैरियर से तो डेफिनेटली पास नहीं करेंगे बिकॉज दे आर बाउंसिंग बैक, सरफेस से टकरा के वापस आएंगे, आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जब इनका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो उन प्रोजेक्शंस का जो सेंटर होगा दैट विल बी इन दिस केस एट पॉइंट ए, ठीक है। ये ट्रिक होती है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलें जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक आर गिवन। आपने ये बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। आपको एक डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस है ग्राफ गिवन है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम आपको ग्राफ गिवन है। आपने इन दोनों ग्राफ्स में जो भी इंफॉर्मेशन इनको यूज करके आपने बताना है वेव स्पीड कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन
जो सिंपल स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब आप देखें वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस ये वेव जो ट्रेवल कर रही है वो कितना कर रही है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आते हैं टाइम। अब आप देखें इन 3 सेंटीमीटर्स को ट्रेवल करने के लिए वेव कितना टाइम ऑक्यूपाई कर रही है, कितना टाइम कंज्यूम कर रही है? दैट इज 0.06। तो दैट इज 0.06। तो जब आप 0.3 को 0.06 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट एन आंसर 50 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये आपके पास आ जाएगा वेव स्पीड। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो हमारे पास वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन हमारे पास क्या है? v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। इस इक्वेशन को यूज करके भी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन में वेव स्पीड फाइंड करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए और वेवलेंथ चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ की। देखिए वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ वन कंप्लीट वेव, या डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट कंजिकेटिव क्रस्ट, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिकेटिव ट्रफ्स का जो होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसका मतलब है अगर हम वन कंप्लीट वेव की बात करें तो वेव स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट और ये वेव एंड हो रही है, एक साइकिल जो है यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारे पास वेवलेंथ। और वेवलेंथ कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमें वेवलेंथ हमने फाइंड की वो हमारे पास मिल गई 2 सेंटीमीटर। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आप देखिए यहां से आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को आप कहते हैं पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है ना बेटा, ऐसे ही है पीरियड ऑफ द वेव। तो पहले तो हम देख लेते हैं इस वेव का पीरियड कितना है। इस वेव का पीरियड कितना है? अब आप देखें वेव यहां से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई एक साइकिल, तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो पीरियड लग रहा है दैट इज 0.04। अब आपको जब पीरियड मिल गया, अब फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड दे आर द रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, ये भी हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब है अगर आपके पास पीरियड 0.04 है तो इसमें से अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें, इफ यू डिवाइड 0.1 विद द 0.04 तो आपके पास ये आ जाएगा 25 हर्ट्स, या आपके पास आएगी फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास वेवलेंथ आ गई 2 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी आ गई 25। अब आपने वेव स्पीड फाइंड करनी है तो सिंपली आपने फ्रीक्वेंसी 25 और वेवलेंथ इज 2, तो अगेन आपको मिल जाएगी 50 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब है आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज अगेन क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। A student uses a spring to demonstrate waves. He moves the spring with his hand. Which diagram demonstrates the type of the waves produced by the source of the sound? आपने बताना है कि इस वेव में जो इस कंपैरेटिवली इस वेव में कौन सा पैटर्न है जो कि सोर्स ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है, या सोर्स ऑफ साउंड जैसा पैटर्न है। तो सिंपली कैसे पता चलेगा? तो देखें साउंड जो होता है इट्स काइंड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आप अगर इन सारे ऑप्शंस में कंपेयर करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है? जिसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती हैं। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन यहाँ पर जो हमारे पास है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक हो गया, दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। चलें जी, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। विच डायग्राम शोज द लॉन्गिट्यूडनल वेव? इनमें से लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है? तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज वो लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसमें कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्रेशन से रेयरफेक्शन है वो है इन द वेव बी, या ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलें जी, क्वेश्चन 25। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरह समझना है। अब देखें क्वेश्चन क्या है। विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वाटर वेव्स ट्रेवलिंग फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन? तो अगेन वही क्वेश्चन, डीप से शैलो की बात हो रही है। अब क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं कि जब डीप से शैलो में वेव्स ट्रेवल करती हैं तो उनमें से कौन कौन सी चेंजेस अकर होती हैं। एक फर्स्ट थिंग इज दैट जब डीप से शैलो में, अब ये है डायग्राम, इस डायग्राम से आप समझ लें। ये देखें, ये डीपर रीजन है, ये शैलो रीजन है। एक बात ये, फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन वेव्स ट्रेवलिंग फ्रॉम डीप टू शैलो रीजन, इनकी अगर आप वेवलेंथ को कंपेयर करें तो वेवलेंथ इज गोइंग टू रिड्यूस। मैं यहाँ पर देखें इन दो लाइंस ये वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इन वेव फ्रंट्स के जो दरमियान डिस्टेंस है वो शैलो रीजन में आकर
कम हो जाता है। तो इसका मतलब है जब वाटर वेव्स डीपर रीजन से शैलो रीजन में मूव करती हैं, या कोई भी वेव्स जब डीपर रीजन से शैलो रीजन में मूव करती हैं, एक चेंज तो उनमें आता है कि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो हो जाती है डिक्रीज, ठीक है ना, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज चेंज ये होती है कि जब डीप से शैलो में वेव ट्रेवल करती हैं तो दे रिफ्लेक्ट अप्रोचिंग द नॉर्मल। इसका मतलब है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये जिस तरह हम लाइट में कहते हैं कि जब हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी या लो टू हाई डेंसिटी वे मूव करती हैं तो दे मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सिंपल यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब वेव्स डीप से शैलो रीजन में मूव करती हैं, दे अप्रोच या दे रिफ्लेक्ट अप्रोचिंग द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। तो अब ये दो चीजें माइंड में रखते हुए आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। चले अब दोबारा हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब अगर आप कंपेयर करें इन चारों ऑप्शंस को, तो सबसे पहले हम इनके नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सरफेस है, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब अगर आप कंपेयर करें कि टूवर्ड्स द नॉर्मल कौन कौन सी वेव बेंड हो रही हैं, तो आप देखें ऑप्शन ए में भी यही हो रहा है। जो डीप से शैलो में जब वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, दे आर बेंडिंग या दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। बी में भी ये हो रहा है, दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। जबकि सी और डी में दे आर अप्रोचिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नहीं हो सकते। अब या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। अब हम देखते हैं कि फर्दर हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी। वो कंडीशन ये थी कि जब वेव्स डीपर से शैलो रीजन में ट्रेवल करें तो उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस बेसिस पे अगर आप कंपेयर करें तो देखिए ए में यही हो रहा है। इनकी जो वेवलेंथ्स हैं, मतलब इनके जो वेव फ्रंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर आके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जबकि यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो ये डिस्टेंस यहाँ पर शैलो में आकर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा, दैट इज ऑप्शन ए, जिसके अंदर हमारी जो दोनों कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है कि वेव्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड द वेवलेंथ इज रिड्यूसिंग व्हेन वेव्स ट्रैवल फ्रॉम डीप टू शैलो। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ओके, अब हम मूव करते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन ये, द डायग्राम शोज द वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक। आपने ये बताना है विच लेटर रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ एंड वेव फ्रंट। आपने ये बताना है कि इन लेटर्स में से वेवलेंथ और वेव फ्रंट को कौन से लेटर रिप्रेजेंट करें। अब पहले तो हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ की। देखिए वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिकेटिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिकेटिव ट्रफ्स, या वेव की स्टार्टिंग पॉइंट से, मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव, इस पॉइंट से लेके जहां पर ये वेव एक साइकिल वेव का कंप्लीट होगा, मीन्स के ये वाला जो साइकिल है यहाँ कंप्लीट होगा, तो ये डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, ठीक है ना। तो अब हम पहले तो देख लेते हैं वेवलेंथ इनमें से कौन कौन से लेटर हैं, एक है या एक से ज्यादा, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर आप पी को देखें, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिकेटिव ट्रफ्स ऑफ द वेव, सॉरी क्रस्ट ऑफ द वेव, ठीक है ना। ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब अगर क्रस्ट को रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब ये डिस्टेंस, ये जो पी है, ये भी वेवलेंथ है, ठीक है। एक बात तो ये। अब आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम से हमें पता चल गया कि ये पी वेवलेंथ हो सकता है। अब हम आते हैं जो सेकंड हमारे पास डायग्राम है, ये क्या कर रहा है, क्रेस्ट सीन फ्रॉम द अबव। तो ये क्रस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स के जो अगर आप ऊपर की तरफ से देखते हैं तो क्रस्ट का जो मतलब व्यू है वो इस तरह से है। अब यहां पर आप देखें ये जो एस है, दिस इज अगेन रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिकेटिव क्रस्ट्स। तो इसका मतलब ये जो एस है, ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेवलेंथ के लिए तो हमारे पास दो लेटर मिल गए। अब हम आते हैं जो हमें सेकंड फाइंड करना है, वेव फ्रंट। वो हम देख लेते हैं, फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि हमारे जो गिवन ऑप्शन है वो उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन टू द पॉइंट्स ऑफ द वेव विच आर इन फेस। मतलब ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं वेव फ्रंट्स। तो इसका मतलब है वेव फ्रंट जो हमारे पास हो गया वो हो गया, और ये हो गया वेव फ्रंट। अब आप देखें वेव फ्रंट हमारे पास आर है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और आर के साथ या तो वेवलेंथ एस हो सकती है और पी भी हो सकती है। अब हम कंपेयर करें, अगर ऑप्शंस में से ये आर है वेवलेंथ में, और सॉरी वेव फ्रंट में ये आर है,
तो इन बाकी ये दो तो नहीं हो सकते। अब अगर हम इनको कंपेयर करें, ए में हमारे पास जो वेवलेंथ है पी है, यस ये करेक्ट, हमें करेक्ट मिल रहा है। इसी तरह अगर आप ऑप्शन सी में देखें तो वेवलेंथ हमें मिल रही है जो विच इज रिप्रेजेंटेड विद अ क्यू, दिस इज एन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव नॉट द वेवलेंथ, तो इसका मतलब है ये वेवलेंथ नहीं है। अब आप कंपेयर करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर वेव फ्रंट के लिए मतलब हमारे पास वेव फ्रंट के लिए दोनों ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन जब इनको हम कंपेयर करें विद द वेवलेंथ तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑप्शन ए। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। विद दैट ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम यहाँ पर एंड करें। स्टिल वी हैव सम मोर क्वेश्चंस विच वी विल सॉल्व इन द थर्ड पार्ट इंशाल्लाह, ठीक है। हम बहुत जल्दी में थर्ड पार्ट को सॉल्व करके उसकी वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई मतलब कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो फ्रॉम पार्ट 1 और पार्ट 2, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स और यू कैन आस्क इन माय व्हाट्सएप। ओके बेटा, सी यू इन वेरी सून। अल्लाह हाफिज। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं थर्ड पार्ट भी जल्द अपलोड कर दूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।